दैट वाज f इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें हमने कंसिडर किया था कि दो पॉइंट मासेस हमारे पास हैं m1 m2, इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो कितनी है, r की सेपरेशन है। ये दोनों पॉइंट मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी इक्वेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स की इक्वेशन ये होती है। बाय द वे दिस f इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं और ये हम लोगों ने जो है पिछले से पिछले क्लास में किया था। पिछली क्लास में कुछ बच्चे नहीं थे, उन बच्चों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी, नेहा वगैरह ये आप लोग नहीं थे, जो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उसकी। दैट वाज ओनली अ सॉल्यूशन ऑफ पेपर 5 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब जो हमने उसके बाद जो हमने किया था, हमने कहा था जी कि ग्रेविटी की जो इक्वेशन होती है, ग्रेविटी किसके बराबर होती है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन कब लगती है, जब हम कहाँ पे होते हैं, सरफेस के ऊपर। लेकिन सरफेस से अबव अगर हम जाएं, अबव सरफेस, ये हो जाएगा g इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। जिसमें r जो होगी फिर वो सेपरेशन होगी फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट, कि जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए फिर हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था। हमने क्या कंसिडर किया था कि ये हमारी अर्थ है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये उसका रेडियस है r। हमने ग्राफ अज्यूम किया था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, ठीक है। और अगर हम सरफेस पे जाएंगे तो एक्चुअली में हम r की सेपरेशन के ऊपर होंगे और वहाँ पे लेट से अगर ये अर्थ है तो आपको ग्रेविटी कितनी मिलेगी, 9.81। लेकिन अगर आप उससे मजीद आगे जाते हैं, कितने सेपरेशन के ऊपर, मजीद r के ऊपर, तो टोटल सेपरेशन सेंटर से कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है। 2r की सेपरेशन हो जाएगी। 2r की सेपरेशन के केस में आपको ग्रेविटी हाफ नहीं मिलती बल्कि 9.81 डिवाइडेड बाय 4 मिलती है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और अगर हम मजीद और आगे चले जाएं, मतलब 3r के ऊपर चले जाएं, ठीक है, तो 3r पे जाके हमें कितनी ग्रेविटी मिलेगी, 9.81 डिवाइडेड बाय 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये हमने इसका कर्व बनाया था, द कर्व वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास कर्व बना है, ठीक है। तो दैट वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड इफ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि लेट्स से अगर हम लोग अर्थ की सरफेस के अंदर चले जाएं, इफ वी आर मूविंग बिलो द सरफेस, यानी हम आज पढ़ेंगे ग्रेविटी बिलो सरफेस ऑफ प्लैनेट। और प्लैनेट के केस में हमने जो प्लैनेट कंसीडर किया वो क्या की भी अपनी अर्थ कंसीडर की, ओके। अच्छा, अब लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट, ये वो प्लैनेट है। इस प्लैनेट की ये वाला हिस्सा है सरफेस, और अगर हम सरफेस से अंदर चले जाएं, लेट्स से हम यहाँ पे आ जाएं इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज सेंटर, ठीक है। दिस इज लेट्स से द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट m है और ये स्मॉल m इसके अंदर आ गया। इस केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि ग्रेविटी जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं फॉलो करती, बल्कि ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी इट फॉलोज लाइक दिस। इसका मतलब है कि हम जब इसको मजीद पीछे लेके जाएंगे और सेंटर पे ले जाएं, तो सेंटर पे जाके ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम सेंटर से दूर जाएं, कहाँ तक, किस पॉइंट तक, सरफेस तक, तो ग्रेविटी जो है इंक्रीज होके कितनी हो जाती है, मैक्सिमम अर्थ के केस में कितनी हो जाती है, 9.8, ठीक है। यानी अगर मैं इस चीज को
बहुत डिटेल में बनाऊँ तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि दिस इज अवर अर्थ, लेट्स से ये हमारी अर्थ है, ओके। दिस इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से हमने ग्राफ अपना प्लॉट करना शुरू किया। दिस इज सरफेस, आर की सेपरेशन के ऊपर सरफेस आ गया, ठीक है। अब हम सेंटर टू सरफेस अगर जा रहे हैं तो उस केस में ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेंटर टू सरफेस, ठीक है। सेंटर से सरफेस जा रहे हैं और मैक्सिमम कितना हो जाता है अर्थ के केस में 9.81। दिस इज अगेन ग्रेविटी ओवर हियर, दिस इज आर इज सेपरेशन। लेकिन उसके बाद अगर हम सेंटर से अबव जाएं तो ये फिर कौन सा लॉ फॉलो करता है? इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर, यानी ग्रीन वन जो है दैट इज अबव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये अबव अगर हम जाएं सेंटर ऑफ अर्थ से तो फिर ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा? इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर। आवाज कम आ रही है जनाब आपको? सर रेड वाली लाइन क्या शो करेगी? रेड वाली लाइन क्या शो करेगी? आपकी आवाज भी कम आ रही है मुझे। मैं बोल रहा हूँ रेड वाली लाइन जो थी वो होगी अबव फ्रॉम सेंटर। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि रेड वाली लाइन थी। आवाज हाँ अब आ रही है, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ रेड वाली लाइन क्या शो कर रही है? रेड वाली लाइन ये शो कर रही है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस इज सेंटर, तो सेंटर से सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम जैसे ही सेंटर टू सरफेस जाते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है? 0 0 0। सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है? 0। फिर हम जब सेंटर से ऊपर की तरफ जाते हैं सरफेस के ऊपर, सरफेस पे, तो सरफेस पे जाके ग्रेविटी कितनी हो जाती है? 9.81। इसका मतलब है 0 से इंक्रीज होके कितनी हो जाती है? 9.81 हो जाती है, ओके। उसके बाद अगर हम सर सेंटर मतलब कोर? सेंटर कोर, बिल्कुल बिल्कुल सही। अर्थ का सेंटर मींस कोर, लिख देता हूँ, ठीक है। और सर ये अबव कैसा बनेगा इसके अंदर? अबव के बाद फिर ये कैसा बन रहा है? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का कर्व फॉलो कर रहा है, देख लो ग्रीन से जो मैंने बनाया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर टू सरफेस, सेंटर टू सरफेस हम ये कहते हैं कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, यानी सेंटर टू सरफेस जब हम आर बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद इट इज मैक्सिमम एट सरफेस। सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ होती है? जी सरफेस के ऊपर। फिर उसके बाद अगर हम सरफेस टू अबव सरफेस जाएं, अगर हम सरफेस से ऊपर जाना शुरू हो जाएं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सेंटर टू सरफेस में जाते हुए क्या होती है? ग्रेविटी इंक्रीज होती है। मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलती है? सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर हम सरफेस टू अबव सरफेस जाएंगे तो क्या होगी? ग्रेविटी डिक्रीज होगी और कौन सा लॉ फॉलो करेगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। यानी ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है ये शो कर रही है कि ग्रेविटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है जब आप कोर से, सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचते हैं आपको मैक्सिमम ग्रेविटी मिलती है। उसके आगे जब आप ट्रेवल करते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू फिर क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास कम होनी शुरू हो जाएगी। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर तो आपने जो ग्रीन से लिखा हुआ है उसको अबव फ्रॉम सरफेस होना चाहिए था ना? हाँ, अबव फ्रॉम सरफेस होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। अबव फ्रॉम सेंटर की जगह अबव फ्रॉम सरफेस होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो।
अच्छा जी, मुझसे किसी ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि अरहम साहब ने कि सेंटर टू सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। बेटा एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसके थ्रू ये प्रूव होता है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा, इसलिए बस डायरेक्ट मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट दे दिया उसका, तो इसलिए फिर बाकी आप देख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है उस डेरिवेशन की। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास सेंटर टू सरफेस, हमारे पास ग्रेविटी की वेरिएशन हम देखें, यानी हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी, हमने कहा अगर हम सरफेस से नीचे जाएंगे तो हमें ग्रेविटी जो है कम मिलेगी। ठीक है, सरफेस से अगर हम नीचे जाएंगे, ठीक है, और अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो तब भी कम होती जाएगी ग्रेविटी, लेकिन उस केस में वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्रेविटी को जो है वो डिफाइन किया। अच्छा, ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंज, ग्रेविटी में थोड़ा चेंज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ भी होता है। अर्थ की जो शेप है उसकी वजह से भी ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं अभी तक, बल्कि हम ये मानते हुए आए हैं कि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ जो होती है वो स्फीयर नहीं होती, अर्थ ऐसा शेप होता है। ये फर्स्ट वन वाला, सेकंड वन वाला एक स्फीयर है, और फर्स्ट वन जो है ये स्फीयर नहीं है, ये कैसा शेप है जी? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर एलिप्स। जी, ये एलिप्टिक शेप है। ठीक है, दिस इज एन एलिप्टिकल शेप, तो हम इसको कहते हैं दिस इज एन एलिप्टिकल शेप। अच्छा, ये एलिप्टिकल शेप कैसा है? देखें, ओवल की तरह का है, अंडे की तरह का है। अगर हम इसको देखें तो ये पोल्स से थोड़ा सा पिचका हुआ है, ठीक है, कंप्रेस्ड है थोड़ा सा, और इक्वेटर से थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। ठीक है, तो एलिप्टिकल शेप में हमारे पास अर्थ एक्चुअली में पोल से थोड़ी सी पिचकी हुई है कीनू की तरह, और हमारे पास जो साइडों से है उससे थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है, दिस इज पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड दिस लाइन इज इक्वेटर। अच्छा, यही वजह है कि हम नोटिस करते हैं कि पोल के ऊपर ग्रेविटी, शेप ऑफ द अर्थ की वजह से ग्रेविटी एट पोल्स इज 9.83 न्यूटन पर किलोग्राम। मतलब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि पोल के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है। कितनी होती है? 9.81 9.83 न्यूटन पर किलोग्राम है। और क्योंकि इक्वेटर थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा आगे तक है, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर इज approximately 9.79 न्यूटन पर किलोग्राम। यानी हमारे पास इक्वेटर पे ऊपर जो ग्रेविटी है वो थोड़ी सी कम होती है, और जो हमारे पास कितनी होती है? 9.79। और इन्हीं दोनों क्वांटिटीज का अगर हम एवरेज लें, 9.83 प्लस 9.79 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है ग्रेविटी की, और वो एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 9.81 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो एक्चुअल में ग्रेविटी पोल्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, ग्रेविटी इक्वेटर के ऊपर थोड़ी सी कम होती है। दिस इज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का शेप एक्चुअली में एक एलिप्टिकल शेप है, एक कीनू की तरह का, अंडे की तरह का शेप है, और हमें एवरेज ग्रेविटी जो मिल रही होती है वो कितनी मिल रही होती है? 9.81 न्यूटन पर किलोग्राम। इसमें किसी को क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए। जी बच्चों,
एनी क्वेश्चंस? अच्छा, आवाज बहुत कम आ रही है। नेहा, अभी भी कम आ रही है आवाज? हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज जो है डिस्कस की है वो ये है कि ग्रेविटी में हमारे पास शेप की वजह से भी थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है। अच्छा, क्या ग्रेविटी में चेंज क्या ग्रेविटी में चेंज स्पिन की वजह से या स्पिनिंग की वजह से भी थोड़ा सा आता है? तो आंसर है यस, ग्रेविटी में चेंज थोड़ा सा स्पिनिंग की वजह से भी आ रहा होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, या लेट्स से ये सन है, ये अर्थ है, और ये सन अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है। कौन सी मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत भी होती है। ठीक है, 4 पर जी की वैल्यू चेंज की वजह, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा चेंज की वजह से ही हमारे पास रेडियस की वैल्यू में चेंज आएगा, और स्पिनिंग की वजह से। अच्छा जी, तो सर्कुलर मोशन कर रही है, और सर्कुलर मोशन पे हम करने के लिए हमें पता है कि एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बताइए, जब अर्थ सन के गिर्द घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन सा फोर्स दे रहा होता है? Which force is acting as centripetal force in the case when the sun is revolving around, or earth is revolving around the sun? जी बच्चों, बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस केस में एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है, और वो उसकी वजह से अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो किसके तौर पे काम कर रही होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेट्स से हमारी अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, दिस इज लेट्स से अवर अर्थ, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिन। ये अर्थ का क्या है? एक्सिस ऑफ स्पिन, यानी इस एक्सिस के गिर्द हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है, और हमारी अर्थ ऐसे इस एक्सिस पे के गिर्द घूम रही है, ये ठीक है जी, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, अब लेट्स से ये एक आदमी है जो कि कहाँ पे खड़ा हुआ है? इक्वेटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इक्वेटर पे खड़ा हुआ है, और अर्थ इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींचती है, उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और उसकी वजह से ये आदमी जो है ये जमीन के ऊपर चिपका रहता है, उससे उड़ के नहीं जाता कहीं पे, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स ने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। और हम उस ग्रेविटेशन फोर्स को किसका नाम देते हैं? वी कॉल इट वेट। ठीक है जी, हम उसको बोल रहे होते हैं वेट। ठीक है, अच्छा, वेट की हमने जो डेफिनेशन एएस में पढ़ी है वो ये है, इट इज अ फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन हम वेट की एक और डेफिनेशन भी बना देते हैं। ठीक है, देखिए, वेट, हमें अपना वेट फील नहीं होता कभी भी। ठीक है, वेट अपना आपको कभी भी फील नहीं होता, लेकिन जब आप किसी सरफेस के ऊपर खड़े होते हैं
तो वो सरफेस आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स लगाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जमीन पे खड़े में हैं, तो जमीन पे जब आप खड़े हुए होंगे तो आपके पैरों के ऊपर हमें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जमीन से एक फोर्स लग रही है, ठीक है। और वो जो फोर्स हमारे पैरों पे लग रही होती है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और हम ये मानते हैं कि वेट या ग्रेविटेशन फोर्स इस केस में किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में। तो हम एक्चुअली में उस फोर्स को फील कर रहे होते हैं, उस फोर्स का सेंसेशन ले रहे होते हैं, हमें एक्चुअली में अपना वेट फील नहीं हो रहा होता। जैसे कि अगर आप इस वक्त किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुर्सी पे बैठे हुए जो कुर्सी आपकी बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, हमें हमारी अपनी बॉडी के ऊपर वो फोर्स फील हो रहा होता है, ठीक है। तो हम उसी को जो है वो अपना वेट समझ रहे होते हैं या वेट कंसिडर कर रहे होते हैं। तो वेट की जो एक्चुअल में हम अब डेफिनेशन बनाते हैं वो ये होती है कि इट इज अ फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कांटेक्ट सरफेस है उससे जो रिएक्शनल फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही हम उसका वेट कंसिडर करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को। It is the force, reactional force on the object from the surface in contact. Surface in contact से जो हमें reactional force लग रही है उसी को ही हम अपना क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, वेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? It is the force on the object from the surface in contact, reactional force, जो हम सेंसेशन कर रहे होते हैं और उसी को हम अपना वेट समझ रहे होते हैं, ठीक है। Why can't we walk straight on the big? Because बेटा हम अर्थ पे कहीं पे भी स्ट्रेट नहीं वॉक कर सकते, हम कहीं पे भी नहीं वॉक कर सकते। उसका रीजन ये कि हमारी अर्थ के अंदर हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक ऑब्वियसली कर्व है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा कर्विंग जरूर आती है, ठीक है। उसकी वजह से स्ट्रेट वॉकिंग नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम लोगों का बहुत स्लो माइनर सा जमीन पे चेंज आ रहा होता है तो हमें लग रहा होता है कि हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ऐसे तो फिर वेट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होता है, नहीं, वेट ऊपर की तरफ एक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी पे जो फोर्स लग रही होती है, वेट होता तो नीचे की तरफ ही है वेट, लेकिन हमें जो वेट का सेंसेशन आ रहा होता है ना, वो हमारा रिएक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो वेट, ये जो नई डेफिनेशन है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। ये बेसिकली देखो, हमें अपना वेट क्या फील होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमें जो वेट का सेंसेशन है, देखो वेट एक सेंसेशन होता है, एक फीलिंग होती है, ठीक है। जब आप जमीन पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो आप पे ज्यादा फोर्स लगता है, तो हम कहते हैं हमारा वेट बढ़ गया। जब हम जमीन पे कम फोर्स लगाते हैं, जमीन हम पे फोर्स कम लगाती है, हम कहते हैं हमारा वेट कम हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जमीन पे फोर्स ना लगाएं तो जमीन भी हम पे रिएक्शनल फोर्स नहीं लगाएगी, तो हमें एक सेंसेशन ऐसा भी डेवलप हो सकता है कि हम वेटलेस हैं। यानी अगर हमें कॉन्टेक्ट सरफेस से फोर्स ना लगनी महसूस हो तो हमें ये महसूस होगा कि हम वेटलेस हो गए, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी पे स्पिन का क्या इफेक्ट होता है, मैं हम डिस्कस कर रहा हूँ। क्या डेफिनेशन बताई थी? इट इज अ रिएक्शनल फोर्स फ्रॉम द ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। सरफेस इन कांटेक्ट से एक्चुअली में हमें वेट का सेंसेशन ये आता है, दिस इज द सेंसेशन ऑफ द वेट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा, हमारी अर्थ स्पिन कर रही है, हमारी अर्थ की जब स्पिनिंग हो रही है तो लेट्स से एक आदमी जो है वो किस पे खड़ा हुआ है, पोल पे खड़ा हुआ है। ये बताइए, जब ये पोल पे खड़ा हुआ और अर्थ स्पिन कर रही होगी तो ये आदमी भी अर्थ के साथ क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा होगा। इट इज जस्ट स्पिनिंग, ये अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा होगा। यानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसी जगह पे आपको दिखेगा, चाहे आप 2 घंटे के बाद देखें, 8 घंटे के बाद देखें, 16 घंटे के बाद देखें, 24 घंटे के बाद देखें, 6 घंटे के बाद देखें, ये आदमी आपको यहीं दिखेगा।
द पर्सन इज नॉट चेंजिंग एनी इट्स पोजीशन, ठीक है। तो इस केस में फॉर ऑब्जेक्ट एट पोल्स, उसके लिए हम मानेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। और वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एट सरफेस या पोल इसके बराबर होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। थोड़ा सा 2-4 वेरिएबल्स को डिफाइन कर देता हूँ मैं। कैपिटल एम mass of earth, small m mass of object, ठीक है, और r is the radius of earth। अर्थ के रेडियस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, r कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने ग्रेविटेशन फोर्स को वेट के इक्वल रख दिया, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, और दिस इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेविटी एट पोल्स। ये आपके पोल्स के ऊपर ग्रेविटी की इक्वेशन है, which is simply the gravitation constant mass of the earth and the radius square upon radius square। उससे हम ग्रेविटी एट इक्वेटर निकाल देंगे, पोल सॉरी। लेकिन अगर हम बात करें इक्वेटर की, ग्रेविटी एट इक्वेटर पे रहने वाले ऑब्जेक्ट्स की, लेट्स से ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस वक्त टाइम 0 कंसीडर किया हुआ है, एक आदमी इक्वेटर पे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अर्थ का एक्सिस ऑफ स्पिन ये है, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस के ऊपर। ये बताइए 6 घंटे के बाद, 6 आवर्स के बाद, ये आदमी आपको यहीं दिखेगा या कहीं और दिखेगा? सर यही दिखना चाहिए अगर अर्थ की पोजीशन के बाद। अगर हम अर्थ को नोटिस करें तो हमें ये आदमी यहाँ दिख रहा होगा, इसका सर यहाँ पे आ गया होगा, ये घूम घूम के यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। और अगले 6 आवर्स के बाद यानी 12 घंटों के बाद हमें ये आदमी अर्थ के स्पिन से यहाँ पे आएगा। ये बताइए क्या ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और 24 आवर्स के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्यन, पूरा एक चक्कर लगा दें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर हो रही है बात जी? एनी क्वेश्चंस? तो हमें टाइम 0 पे यहाँ दिखा, 6 घंटे के बाद गुजरे तो हमें बिल्कुल सामने दिखा, और 12 घंटों के बाद हमें इस साइड पे दिखा। इसका मतलब है कि ये आदमी अर्थ की स्पिनिंग की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज करता है या नहीं करता है? Does this person changes his position? Yes or no? पहले ये लेफ्ट पे होता है, 12 घंटे के बाद राइट पे आ जाता है, तो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है ना ये आदमी, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर चेंजेस their position, hence they are in सर्कुलर मोशन। क्या ये एक सर्कुलर मोशन में कंसिडर किया जा सकता है? ये एक सर्कल बन रहा है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, इस आदमी के लिए, और क्योंकि ये बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस आदमी की पोजीशन चेंज हो रही है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है और ये आदमी इक्वेटर के ऊपर है, तो इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से इसकी ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये कैसे आएगा? हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स
फोर्स वेट के तौर पे काम करेगी या यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करेगी? तो आंसर है दोनों के तौर पे। हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के तौर पे काम कर रही है। मतलब ये है कि ग्रेविटेशन फोर्सेस आदमी के लिए इसको जमीन पे चिपका के भी रखेगी और इसको सर्कुलर मोशन भी करेगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में जरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके जरा ये चेक कीजिएगा कि क्या इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी पोल के मुकाबले में कम होगी या ज्यादा होगी। विद एन मैथमेटिकल इक्वेशन, आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ इस चीज को देखना है कि ग्रेविटी पोल के ऊपर इक्वेटर से ज्यादा होगी या कम होगी, और अगर इक्वेटर पे जो भी वैल्यू होगी उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल टाइप ऑफ होमवर्क, एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क में क्या है, 2 मिनट का काम है, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसको भी क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? Otherwise we will end here. Okay भाई, take care, अल्लाह हाफिज।